गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। एक बार फिर बाजार ने नया रिकॉर्ड सर्च हुआ। सेंसेक्स ने पहली बार 31,255 और निफ्टी ने 9,650 का उच्चतम स्तर बनाया। ऐतिहासिक स्तरों के बीच बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंचने के बाद सेंसेक्स 14 अंक और निफ्टी 3 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी भी रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। सेक्टरल बेसिस पे देखें तो रियल्टी, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा, सीमेंट और एविएशन शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं मेटल, टेलीकॉम, चुनिंदा एनबीएफसी शेयरों में बिकवाली का रुख रहा। बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स फिलहाल क्या मानते हैं और कहां पर दाव लगा रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी करेक्शन आता है, कोई भी फॉल आता है मार्केट के अंदर, तो ये फॉल के अंदर एटलीस्ट सिलेक्ट फंडामेंटल वाली जो कंपनी है उसके अंदर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का जो क्लाइमेट है, इम्प्रूवमेंट्स जो हो रहे हैं अर्निंग्स के अंदर, कॉर्पोरेट अर्निंग्स का हम लोग एक आउटलुक देख रहे हैं कि करीबन 15 से 20% के बीच में अर्निंग्स इंप्रूव होने जा रहे हैं। लार्सन टुब्रो आई थिंक इज द बेस्ट प्ले। डिफेंस का भी एक्सपोजर है, सारे इंफ्रा का एक्सपोजर है, ओवरसीज का भी एक्सपोजर है और आगे जाके शायद स्प्लिट हो सकता है कंपनी, तो वहां पे भी वैल्यू अनलॉकिंग पॉसिबिलिटीज है। तो एल&टी भी एक पसंदीदा शेयर है। दीपक जसानी एचडीएफसी सिक्योरिटी से सुन रहे थे आप। आज के एफआईज और डीआईज पर नजर डालें तो एफआईज की तरफ से स्ट्रॉन्ग खरीदारी देखने को मिली है। लगभग 1050 की कैश में खरीदारी हुई है। वहीं डीआईज की तरफ से आज बिकवाली का रुख था। कैश में 940 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली है। आज के एक्सपर्ट आशीष अंदानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग आशीष। मार्केट में देखा जाए काफी कह सकते हैं वॉलेटाइल ट्रेड था और इन बिटवीन कई दफा निफ्टी रेड में स्लिप हुआ, उसके बाद फिर से हरा निशान और लगभग 2 बजे के आसपास कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड सर्च हुआ, लेकिन फिर से क्लोजिंग नेगेटिव टेरिटरी में हुई है। ये जो रेंज बाउंड सेशन है और जिस तरह का मोमेंट है अभी, क्या कल भी जारी रह सकता है या फिर आपको लगता है कल भी एक नया रिकॉर्ड सर देखने को मिल सकता है निफ्टी में? नहीं, डेफिनेटली रिकॉर्ड्स तो ब्रेक हो सकते हैं जिस तरीके के मोमेंटम में अभी मार्केट है। तो अब ये सिर्फ एक फिगर की बात है कि 9,650 के बाद 9,670 हम टच करते हैं, बट मेरे ख्याल से डिसाइसिव मूव आना अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि मार्केट एक जो 100 पॉइंट की एक ब्रॉड रेंज में आ गया है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी हो गई है। आज स्लाइटली हम नेगेटिव क्लोज हुए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकता है अगले आने वाले एक वीक में। और साथ ही बाजार पर कितना असर होगा जीडीपी के आंकड़ों का, ये भी कल देखना होगा। जो नंबर्स हैं उम्मीद से कमजोर रहे हैं। बात करें अगर जीडीपी की तो FY 17 में 7.1% ग्रोथ दर्ज हुई है। अगर संशोधित अगर हम आंकड़ा देखें तो ये 8% है। यानी उस लिहाज से देखा जाए तो नोटबंदी का काफी बड़ा असर जीडीपी ग्रोथ में देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो जनवरी और मार्च यानी कि Q4 में सबसे ज्यादा असर नोटबंदी का दिखा। Q4 में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 6.1% रह गई। Q3 में जीडीपी ग्रोथ 7% थी। यानी अगर क्वार्टरली आधार पर हम इसे कंपेयर करें तो 7% से ग्रोथ स्लिप होकर 6.1% रही है। साथ ही आईआईपी और WPI के बेस ईयर में बदलाव से भी जीडीपी ग्रोथ को बूस्टर डोज नहीं मिल पाया है। वित्त वर्ष 2016-17 में जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ 6.6% रही है, जबकि 2015-16 में जीवीए ग्रोथ 7.9% थी। इस तिमाही में जीवीए ग्रोथ 5.6% रही। नोटबंदी के बाद कृषि सेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी सेक्टर्स की ग्रोथ पर असर देखने को मिला है। यानी कि नेगेटिव असर जरूर आया है सभी सेक्टर्स में, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर बाकी के कोर सेक्टर्स हैं। कृषि ग्रोथ को अगर छोड़ दिया जाए, बाजार इसको किस तरह से लेगा या फिर क्या ये एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से ठीक था, ये कल देखना होगा। लेकिन अब दर्शकों के सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। तरीका एक बार आपको बता दें, आप हमें टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस को हम शामिल करेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फोन लाइन पर हिना है पुणे से। गुड इवनिंग हिना, बताइए क्या सवाल है आपका? हिना नमस्कार, सुन पा रही हैं आप? अपना सवाल पूछें। हिना की लाइन शायद डिस्कनेक्ट हुई है, लेकिन क्वेश्चन उनका मैसेज के जरिए भी है। और HCC इनकी खरीद है 45 के लेवल्स की, 5 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी आशीष? हर शेयर पर इनको 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, 250 टोटल क्वांटिटी है। HCC ने अभी 46-47 के रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की, बट फिर से वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला और वहां से नीचे आ गया। अभी आप देखें रियल स्टॉक्स में जो रैली आई, ऑलमोस्ट स्टॉक्स
70-80% की तेजी दिखाई, उसमें इस पर्टिकुलर स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी जो फंडामेंटल्स हैं, डेट का जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है इस पर्टिकुलर कंपनी की। इनको सलाह यही दूंगा 42-43 के आसपास एक बार मौका मिले तो निकल जाए, अगर कॉस्ट के आसपास दिखता है तो वहां भी निकल सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पॉजिटिव्स जो हैं वो इस कंपनी की बैलेंस शीट में, फिगर्स में आना बाकी है। चलिए, कुछ और दर्शक हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सोनाली हैं बेंगलुरु से। गुड इवनिंग सोनाली, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? नमस्ते जी। मेरे पास एशियन पेंट्स के 30 शेयर थे 714 के भाव से, और अभी प्रॉफिट तो हो रहा है। मैं सोचती हूँ और एडवाइस चाहिए मुझे कि अगर मैं ये बेच दूँ तो कैसा रहेगा, या होल्ड करूँ, और अगर बेचूं तो मैं कौन से शेयर्स में और इन्वेस्ट कर सकती हूँ? कितना टाइम पहले आपने खरीदा था? अच्छा खासा मुनाफा आपको हुआ है, बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स पे आपने लिया है। कितने महीने से होल्ड कर रही हैं इसे? ये महीने नहीं, मेरे 2 साल हो गए। ओके, ठीक है। मैं अभी प्रॉफिट बुक करने का सोच रही हूँ। अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं कौन से इसमें करूँ? बिल्कुल। आशीष, इनकी जो खरीद है काफी अच्छे लेवल्स की है। 714 रुपए के आसपास खरीदा था और फिलहाल 1000 का भी स्तर पार कर लिया एशियन पेंट्स ने। हाल फिलहाल में जो क्रूड में हमने देखा जिस तरह का मूव, उसके बाद सभी पेंट शेयरों में एक तेजी आई। हालांकि आज इंट्राडे में जरूर कमजोरी दिखी और क्लोजिंग भी 0.1% नीचे रही है। अभी क्या इस मुनाफे को बुक कर लें, सही समय है, या फिर आपको लगता है पोटेंशियल अभी है, अभी होल्ड ऑन कर सकती है? डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। बहुत अच्छी प्राइस पे लिया है इन्होंने, शायद 2015 मई के आसपास लिया है, और वहां से स्टॉक में आप देखें करीब 300-400 रुपए की रैली आ रही है। अगर ये लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहती हैं तो पेंट स्टॉक्स हो गए या टाइल्स रिलेटेड स्टॉक हो गए, तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, जब रेरा का इम्प्लीमेंटेशन होगा और हाउसिंग फॉर ऑल की बात चल रही है, मीडियम इनकम ग्रुप के लिए हाउसेस बहुत बड़े प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से इन कंपनीज को काफी फायदा होगा। तो छोटे मोटे वॉलेटिलिटी में कोई नजरअंदाज करें, अच्छे प्राइस पे बैठे। अगर इनफैक्ट मैं तो इनको ये सलाह दूंगा कि फिर से अगर वो 850-900 के आसपास का प्राइस अगर किसी वजह से दिखता है तो और एवरेज करके चले। मेरी तरफ से तो इनको सलाह ये रहेगी कि अगर लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो होल्ड करके रखें। लॉन्ग टर्म के लिए एशियन पेंट्स बेहतर बेट हो सकता है, फंडामेंटली भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस वक्त फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए गणेश है, महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। गणेश जी नमस्कार, गुड इवनिंग, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप, कौन सा स्टॉक लिया आपने? बारामती से बात कर रहा हूँ। मेरे पास सुजलान एनर्जी के 1700 शेयर है और 20 रुपए से लिए मैंने। ठीक है, क्या करना चाहिए अभी? कब खरीदा है आपने? अभी 20 रुपए में खरीदा है मैंने, मतलब ये जो मार्केट डाउन होने से पहले खरीदा था। ठीक है। इन्होंने हालांकि स्टॉक जो चुना इसमें काफी टर्न अराउंड स्टोरी ऐसा लगता है, लेकिन आशीष हाईज के आसपास खरीद लिया और अभी हमने देखा इस बीच, हालांकि आज काफी सारी ब्लॉक डील्स भी हुई, जिसके बाद हमने देखा कि आज फिर से 19 रुपए 30 पैसे का स्तर दिखा, लेकिन इसमें थोड़ी गिरावट भी दर्ज हुई थी सुजलॉन के अंदर। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? अभी एवरेज करें, होल्ड ऑन करें, आपकी सलाह क्या है? अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो डेफिनेटली एक टर्न अराउंड स्टोरी है। मुझे लगता है कि सुजलॉन ने अपना जो बुरा समय है वो देख चुका है और अब वो एक पास्ट हो चुका है। जिस तरीके से टर्न अराउंड हो रहा है, डेट रिडक्शन हुए, कुछ इन्होंने अपनी जो एसेट्स है उनको सेल ऑफ किया है, और गवर्नमेंट जिस तरीके से अल्टरनेट एनर्जी की तरफ ध्यान दे रही है, मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली एक टर्न अराउंड कैंडिडेट हो सकता है। बट हाँ, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आप देखें कि जो बिडिंग हो रही है, अभी हम किसी भी स्टेट में देखें तो विंड एनर्जी से रिलेटेड जो बिडिंग हो रही है बहुत कम प्राइस पे बिडिंग हो रही है। तो कंपटीशन जरूर आएगा, बट चूंकि बहुत पुराना प्लेयर है सुजलॉन, काफी इनकी नॉलेज है, नो हाउ बहुत अच्छा है, रिसोर्सेज बहुत अच्छी हैं, एसेट्स बहुत अच्छे डेवलप किए हुए, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस पर्टिकुलर कंपनी को। तो अगर ये थोड़ा लॉन्ग टर्म इसको देख सकते हैं, 4 से 5 साल का भी अगर होल्डिंग रखते हैं, तो मुझे लगता है कि 70-80 रुपए का आपको शायद इस पर्टिकुलर स्टॉक में लेवल भी देखने के लिए मिल जाए। तो अगर लंबी अवधि के लिए आप इसमें रुक सकते हैं तो होल्ड ऑन करिए सुजलॉन को। और जैसे कि एक्सपर्ट ने कहा कि हाल फिलहाल में पिछले कुछ हफ्तों में सोलर की जो कीमतें, टैरिफ्स जो है वो काफी ज्यादा गिर गए थे, जिसके चलते शायद एक्सपर्ट्स को थोड़ा कंसर्न था कि दिक्कतें हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है इसलिए इसमें आप बने रह सकते हैं बगैर किसी चिंता के। फोन लाइन पर सवाल पूछ रहे हैं सौरभ रोडकेला से। सौरभ गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक है? गुड इवनिंग जी। मेरे पास अभी एनसीसी के 100 शेयर है, 172 का भाव में। 172?
और ये इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, इंजीनियर्स इंडिया। एनसीसी का 100 शेयर है 99 के भाव में। ओके, और सबसे पहला स्टॉक कौन सा बताया आपने? इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड 172 के भाव में। ओके ओके, ठीक है। और दोनों शेयर्स में समय कितना देंगे आप? लॉन्ग टाइम लिए थे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें ये बने रह सकते हैं। एनसीसी की बात करें तो 100 रुपए के आसपास की खरीद है, नुकसान में है। इंजीनियर्स इंडिया यहाँ पर भी 172 का स्तर इन्होंने बाय किया है, 158 आज की क्लोजिंग रही है। दोनों शेयर्स में नुकसान हो रहा है, आपकी सलाह क्या होगी आशीष? नहीं, एनसीसी को होल्ड कर सकते हैं। जिस तरीके का बिजनेस है, ऑर्डर फ्लोज भी काफी अच्छे रहते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के। और अभी एक चूंकि मार्केट में करेक्शन आया तो उस वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी करेक्शन आया, बट आप पिछले 3-4 दिन का मोमेंट देखें तो एक रिकवरी दिखी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। 83-84 के जोन में एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर आया है। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि होल्ड करके रखें। अगर लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं, कहीं आपको डिप्स भी मिलती हैं तो उसको डेफिनेटली एवरेज के लिए ही यूज करना चाहिए एनसीसी को। इंजीनियर्स इंडिया की बात करें, शायद 172 के आसपास की ये कॉस्ट बता रहे हैं, वहां से उस पर्टिकुलरली उसी लेवल से यहाँ पे करेक्शन हमने देखा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। बट अभी अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें और स्टोरी देखें तो अभी भी इंटैक्ट है इस पर्टिकुलर स्टॉक की, तो होल्ड करके रख सकते हैं। दोनों स्टॉक को होल्ड करके रखें, ऐसे कोई नुकसान की इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑलराइट, होल्ड ऑन कर सकते हैं एनसीसी के अंदर। फिलहाल 87.90 का स्तर आज क्लोजिंग पे देखने को मिला है। फोन लाइन पर भार्गव है, हैदराबाद से सवाल पूछ रहे हैं। भार्गव, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? गुड इवनिंग, मैंने मन्नापुरम फाइनेंस लिया है। 10,000 स्टॉक्स है, 89.5 पे लिया है। क्वांटिटी काफी है। कब खरीदा था आपने? इसी बीच खरीदा था, 2-3 दिन पहले। ऑलराइट, इनकी खरीद के आसपास ही है। आज की क्लोजिंग देखें तो 89.20 के है और 3% ऊपर बंद हुआ है। इनकी खरीद 89 पर है। आपकी सलाह और कितना समय दे सकते हैं इसमें? टारगेट्स क्या होंगे आशीष? डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक पे अगर हम चार्ट्स देखें तो एक कंसर्निंग फैक्टर है कि 100 रुपए के आसपास डबल टॉप फॉर्मेशन बना है, वहां से करेक्शन होना स्टार्ट हुआ है। अगर ये इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, अगर 83 का लेवल निकल जाता है तो मेरे ख्याल से इसमें एक थोड़ा शार्प डाउन टर्न आना चाहिए, कुछ 68-69 के लेवल्स तक। बट वहां पे ये इसको डेफिनेटली एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इस पर्टिकुलर स्टॉक ने वहां पे सपोर्ट लिया है। तो अभी मुझे लगता है कि 100 को मुश्किल है थोड़ा इसको पार कर पाना इस पर्टिकुलर स्टॉक को, तो इनको एवरेज करके ही कॉस्ट अपनी रिड्यूस करनी पड़ेगी। अभी होल्ड कर सकते हैं और 83 to 81 के जोन के आसपास ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऑलराइट, मन्नापुरम फाइनेंस में होल्ड ऑन करने की सलाह आपको दी गई है। अमित है इस वक्त वेस्ट बंगाल से सवाल पूछने के लिए। अमित, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड इवनिंग मैम। मेरे पास इंडिको रेमेडीज है, 263 पर शेयर है, 20 शेयर है। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं क्या करूँ? इंडिको रेमेडीज। और मेरे पास और मेरे पास वर्धमान पॉली है। वर्धमान पॉली 100 शेयर है, 80 भाव में, 80 रुपीज पर शेयर। तो इसमें मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो मैं क्या करूँ? ओके, वर्धमान पॉली 88 के स्तर पे खरीदा है आपने? 80। किस भाव पे खरीदा है वर्धमान आपने? 80। ऑलराइट, तो नुकसान तो 20 रुपए का हो रहा है हर शेयर पे। और साथ ही इंडिको रेमेडीज इनकी 263 के लेवल्स पर खरीद है। दोनों शेयर्स में अभी क्या करना चाहिए और कितना समय आप सजेस्ट करेंगे आशीष की इसमें दें, और कोई स्टॉप लॉस अगर लगाना हो तो कहाँ पे होगा? डेफिनेटली इंडिको में अभी ट्रेंड तो काफी नेगेटिव लग रहा है। आज भी कुछ 6% के आसपास की नेगेटिव मूवमेंट हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखी है। इनको स्टॉप लॉस जरूर मैं देना चाहूंगा, क्योंकि अभी तो काफी ये स्टॉक में करेक्शन आ गया। यहाँ पे एग्जिट करना थोड़ा सा इनके लिए एक रिस्की, बहुत ज्यादा नुकसान बुक करना पड़ेगा इनको स्टॉप लॉस रहेगा 169 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। और अगर वहां से स्टॉक पलटता है तो ये एवरेज करके निकल सकते हैं। तो अल्टीमेटली तो इनको मैं सलाह यही दूंगा कि अगर कहीं तेजी इनको दिख रही है, चाहे तो एवरेज करके ये उस पर्टिकुलर स्टॉक में से निकले, बट सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही इंडिको में रहेगी। वर्धमान पॉली का भी अगर हम चार्ट देखें तो एक रेंज में चल रहा था ये स्टॉक पिछले कई दिनों से। वो रेंज थी ऑलमोस्ट 80 रुपीज टू 62-63 की रेंज में। उस रेंज को ब्रेक किया रिसेंटली पिछले 2-3 दिनों में। ये एक इंडिकेशन होता है कि अब स्टॉक एक नीचे का एक लेवल दिखाने वाला है, जो मुझे लग रहा है 52 के आसपास का दिखेगा। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं इनको सेल ऑन राइज की ही सलाह दूंगा।
तो वर्धमान पॉली, सेल ऑन राइज की आपको सलाह दी गई है। कोई भी तेजी आती है एग्जिट कर ले। इंडिको रेमेडीज फार्मा स्पेस की कंपनी है और आज स्ट्रॉन्ग कट्स के साथ क्लोजिंग रही। 4% नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दिया और आज अपना 52 हफ्तों यानी साल भर का जो निचला स्तर है वो भी आज हुआ था 179। तो थोड़ा कॉशियस होकर चलना होगा दोनों ही शेयर्स में। फेसबुक के जरिए भी कुछ दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं और सवाल पूछना चाहते हैं। भुवेश का सवाल शामिल करते हैं। सिंटेक्स पे आया है इनका क्वेश्चन। 3200 शेयर्स हैं, 30 रुपीज के लेवल्स पे लिए हुए हैं। साथ ही फेसबुक पर चारों ने भी सवाल पूछा है हटको को लेके। 69 की इनकी खरीद है। नंबर्स भी आए थे हटको के, थोड़े कमजोरी थे। हटको और सिंटेक्स दोनों शेयर्स पर आपकी राय क्या होगी आशीष? देखिए, सिंटेक्स में अभी 2 बिजनेसेस को इन्होंने डीमर्ज किया है, उसके बाद थोड़ा सा वैल्यू अनलॉकिंग होगी। मेरे ख्याल से इनको नई बिजनेस के भी स्टॉक्स बहुत जल्दी इनके अकाउंट में, अगर इन्होंने प्री लिया होगा, इन्होंने डीमर्जर लिया होगा। बट अगर हम प्योर स्टैंड अलोन बिजनेस की बात करें जो भी सिंटेक्स में है, तो बिजनेस में तो मुझे कोई इतना बड़ा कंसर्न लगता नहीं है। जो भी वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं पिछले 5-7 दिनों में, वो डीमर्जर के बाद की वॉलेटिलिटी है। मुझे लगता है 1-1.5 हफ्ता और लगेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक को सेटल होने के लिए। तो सिंटेक्स को तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। हुडको की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक का आपने भी जैसे बताया कि नंबर्स इतने इंप्रेसिव नहीं आए थे, तो एक अपर रेंज इस पर्टिकुलर स्टॉक की 73-74 के जोन में बन चुकी है। उसको बहुत मुश्किल हो रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक को ब्रेक कर पाना। बट लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। मुझे लगता है इसको भी होल्ड कर सकते हैं हुडको को। ठीक है। साथ ही फेसबुक पर गजेंद्र जी का सवाल है केएम शुगर को लेके। इनके पास 25 रुपए पर 3500 शेयर्स हैं। साथ ही राजा रॉय सवाल पूछ रहे हैं इलाहाबाद बैंक पे। 70 रुपीज पर इन्होंने खरीदा हुआ है। और आज बैंक्स को लेकर काफी अनाउंसमेंट्स भी थी, कुछ खबरें भी आई थी कि जो कमजोर सरकारी बैंक है उनके मर्जर पर विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को। आरबीआई की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स थे। कमजोरी भी दिखी हमें। इलाहाबाद बैंक ऑलमोस्ट 1.5% नीचे क्लोज हुआ है। 70 रुपए पे इन्होंने खरीदा और उसके आसपास की क्लोजिंग है। केएम शुगर, इलाहाबाद बैंक, क्या करना चाहिए दोनों में? केएम शुगर थोड़ा वीक लग रहा है। आप देखें शुगर का जो अपटर्न था वो ऑलमोस्ट हो चुका है और अब सारे शुगर स्टॉक्स ऑलमोस्ट एक डाउन टर्न में हैं। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि कहीं भी इनको अगर तेजी मिलती है 25-27 रुपए तक के भी लेवल अगर इनको मिलते हैं तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में से निकलना ही बेटर रहेगा। इलाहाबाद बैंक में तो काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है। आप देखें ऑलमोस्ट 88-89 के जोन से 70 रुपए नॉन स्टॉप करेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में हुआ है। तो नेगेटिव न्यूज भी काफी आ रही है। और जिस तरीके से अभी रिसेंट पास्ट में कुछ कंपनीज ने अपने कुछ कंपनीज को एनपीए भी डिक्लेयर किया गया, उसमें प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है उनकी काफी सारी होल्डिंग है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। तो अगर हम कहें कि एनपीए की जो पूरा एक ये एरा है उसका अंत हो चुका है तो वो गलत होगा। मुझे लगता है वही एक फियर फिर से पीएसयू बैंक्स के ऊपर आ चुका है। तो इनको सलाह यही रहेगी कि कहीं भी इनको अगर निकलने का मौका मिलता है 80 के आसपास भी अगर इनको मिलता है एक बार की सलाह रहेगी इलाहाबाद बैंक। ठीक है। 70 रुपए पे क्लोजिंग रही है। अगर 80 रुपए तक ये स्टॉक पहुंचता है तेजी में निकल जाइए, ये आपके लिए सलाह है। दरिल डिसिल्वा का सवाल है वेदांता को लेकर 240 के लेवल्स पे खरीदे हुए 100 शेयर। साथ ही नितिन पूछ रहे आइनॉक्स विंड को लेके 200 क्वांटिटी 200 के लेवल्स पे लिया हुआ है। क्या करना चाहिए आइनॉक्स विंड और वेदांता? सोलर पर आप कुछ बात भी कर रहे थे, क्या करना चाहिए अभी इसमें? वेदांता मुझे लगता है एक टॉप बन चुका है। इस पर्टिकुलर स्टॉक का इस पूरी रैली में 270-275 के आसपास का टॉप बना है। आज भी हमने वेदांता में थोड़ा सा करेक्शन देखा है। मुझे लगता है थोड़ा वीक हो जाएगा ये स्टॉक अगर 231 ब्रेक करता है। तो 231 का एक स्टॉप लॉस ये इस पर्टिकुलर स्टॉक में डेफिनेटली लगा सकते हैं। ठीक है। कुछ लाइव दर्शक भी जुड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सूरज है नागपुर से। नमस्कार सूरज, गुड इवनिंग। बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? नमस्कार मैम, मेरे पास 1000 शेयर है 67.5 से की रेट से रिलायंस डिफेंस के। मैं एक लॉन्ग टर्म नजरिया लेके जानना चाहता हूँ, इसमें क्या सलाह रहेगी आपकी? कितने समय से होल्ड कर रहे हैं रिलायंस डिफेंस आप? 2 मंथ से। ठीक है। 2 महीने इन्होंने दिए इसमें और 10 रुपए का इनको नुकसान हो गया हर शेयर पे। हालांकि 1-2 दिन पहले की परसों का भी अगर हम सेशन देखें आशीष तो एडीएजी शेयर्स में एक पिकअप था, एक तेजी थी, लेकिन आज ऑलमोस्ट फ्लैट है, 56 पर बंद हुआ है। क्या करना चाहिए रिलायंस डिफेंस में? डेफिनेटली रिलायंस एडीएजी ग्रुप के जितने स्टॉक्स हैं आरकॉम की वजह से काफी ज्यादा करेक्शन देखा है। रिलायंस इंफ्रा में तो आप देखें 52 वीक हाई और 52 वीक लो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 15 दिन में बन चुका है रिलायंस आरकॉम की वजह से। तो वही इफेक्ट हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी देखा है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें डिफेंस एक बहुत बड़ी स्टोरी अभी हमने
देखा था टाटा मोटर्स भी बहुत बड़े तरीके से डिफेंस सेक्टर में एंटर कर रहा है, और रिलायंस डिफेंस ने तो काफी कंपनीज के साथ, ओवरसीज कंपनीज के साथ टाई अप किया है। तो लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी स्टोरी है, बट टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर स्टोरी को प्ले होने में, कंपनी के जो बुक्स है उनको क्लियर होने में, ऑर्डर्स मिलते हैं, ऑर्डर्स का इम्प्लीमेंटेशन होने में, डिफेंस ऑर्डर्स का बहुत टाइम लगता है, पेमेंट्स आने में टाइम लगते हैं। तो ये 4-5 साल की स्टोरी है। मुझे लगता है अगर ये स्टोरी क्लिक होती है तो कि ये स्टॉक एक मल्टीबैगर के रूप में आ सकता है। तो ये एक रिस्क जरूर है, अगर ये रिस्क लेना इनके लिए ठीक है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं एडीएजी ग्रुप में खासतौर पर रिलायंस कम्युनिकेशन और ओवरऑल भी कंपनी डेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर काफी काम कर रही है और मैनेजमेंट की कुछ सफाई भी कल आई थी। चलिए अब ऐसे 10 स्टॉक्स आपको बता देते हैं जहां पर इंट्राडे में आप मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहला नाम होगा फार्मा स्पेस से लॉरस लैब्स का। आखिरी आधे घंटे में वॉल्यूम के साथ बाइंग यहां पर देखने को मिली है और साथ ही एमएससीआई के ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स में भी ये शामिल होने जा रही है। यहां पर आपको बाय करना है 580 के लेवल्स के लिए 563 का स्टॉप लॉस लगाएं। फैक्ट, फर्टिलाइजर शेयरों में खरीदारी का ट्रेंड है। बेहतर मानसून की उम्मीद से सभी फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी है। हालांकि आज के सेशन में कुछ कमजोरी जरूर दिखी है, लेकिन कल आप 52.50 के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हैं। 50.20 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आखिरी घंटे में वॉल्यूम के साथ बाइंग यहां पर इमर्ज हुई। अपने एवरेज से 1.5 गुना ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला। ऑलमोस्ट 6% के गेंस के साथ एससीआई बंद हुआ। बाय करें 76 के लक्ष्य के लिए 73 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक आरबीआई का सरकारी बैंकों के मर्जर को लेकर फोकस है और मर्जर की उम्मीद में मिड कैप सरकारी बैंकों में उछाल देखने को मिला है। आईओबी बाय करके चले 27.25 के लेवल्स के लिए 26.20 का स्टॉप लॉस लगाएं। एंड्योरेंस टेक ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है। यहां पर बाइंग आज इमर्ज हुई। एमएससीआई के ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स में कल से ये शामिल होने जा रही है। बाय करके चले 855 के लेवल्स के लिए 836 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगला शेयर हुआ कचारिया सेरेमिक्स का। आखिरी घंटे में खरीदारी यहां पर देखने को मिली है। 715 के लेवल्स के लिए बाय करें 696 का स्टॉप लॉस लगाएं। शंकरा बिल्डिंग ये एक और स्टॉक हो सकता है आपकी लिस्ट में। S&P BSE IPO इंडेक्स में तेजी देखने को मिली और हाल फिलहाल में जो लिस्टेड कंपनीज है वहां पर बाइंग का ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं इंट्राडे में 724 के लक्ष्य के लिए 705 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर होगा सिंजीन का। ये भी एमएससीआई ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्सा बनने जा रही है कल से, और आज उससे पहले 3.5% की बढ़त यहां पर दर्ज हुई। 485 के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हैं। 470 का स्टॉप लॉस आपको सिंजीन में रखना होगा। याद रहे ये सभी इंट्राडे कॉल्स है, तो अपने स्टॉप लॉसेज आप जरूर रखें। एमसीएक्स होगी अगली कॉल जहां पर नजर बनाए। ऑप्शन ट्रेडिंग 2 से 3 महीने में शुरू हो जाएगी। ये मैनेजमेंट की तरफ से कुछ बयान आए। साथ ही गिफ्ट सिटी से भी कंपनी की आय में बढ़त का अनुमान है। बाय करके चले 1025 के लेवल्स के लिए 997 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। आखिरी शेयर होगा नवनीत एजुकेशन का। एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्सा बनेगी। यहां पर बाय कर सकते हैं। कल के सेशन में 187 के लेवल्स के लिए 182 का स्टॉप लॉस लगाएं। आशीष, इन 10 शेयर्स में से कोई शेयर आपको पसंद आया? शिपिंग कॉर्पोरेशन काफी अच्छा लग रहा है। एक बेस फॉर्मेशन हुआ है 70 रुपए के आसपास, वहां से आज तेजी देखने के लिए मिली है। मुझे लगता है 78-79 तक के लक्ष्य हम शॉर्ट टर्म देख सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक एक दूसरा स्टॉक है, काफी करेक्ट होने के बाद एक बेस फॉर्मेशन 2-3 दिन तक बेस फॉर्मेशन हुआ और वहां से ब्रेकआउट आया इस पर्टिकुलर स्टॉक में। 29 से 30 रुपए तक के टारगेट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर कुछ 10 स्टॉक्स चुनिंदा हमने आपको बताया और एक्सपर्ट ने अपनी राय भी उस पर दी। आशीष, को डिस्क्लोजर देना चाहेंगे जाते जाते? जिन स्टॉक्स पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, सेम स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट को भी सजेस्ट किए हो सकते हैं। थैंक्स अ लॉट आशीष। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, फिर लौटेंगे कल। दिन भर का हाल आपको बताएंगे, बड़े रिजल्ट्स होंगे और साथ ही टॉप 20। नमस्कार।